संसद 4 दिन में सिर्फ 56 मिनट चली है। 4 दिन में 56 मिनट। बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है देश का, बहुत हंगामा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। अगले 8 से 9 देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो खबर जो पूरे दिन आपको देखना, जानना, समझना जरूरी है, वो मैं सीधे मुद्दे की बात में दिखाता हूं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाता हूं कि कौन सी खबर है जो कि आज आप देखने वाले हैं, उसकी लिस्ट बताता हूं। देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज फिर से आपको संसद से आई तस्वीरें दिखाऊंगा। 4 दिन संसद की कार्यवाही चली और चारों दिन हमने विस्तार से आपको एक एक तस्वीर दिखाई। क्यों? क्योंकि देश का सर्वोच्च सदन है संसद, क्योंकि इसी संसद से देश चलता है। लेकिन संसद खुद नहीं चल पा रही है। क्यों नहीं चल रही है संसद? कितना नुकसान हो रहा है देश का? 34 करोड़ से ज्यादा नुकसान हो गया है 4 दिन में। 34 करोड़ से ज्यादा। विस्तार से दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा, सब कुछ बताएंगे। दूसरी खबर में आपको मुंबई की खबर दिखाएंगे। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के घर पर ईडी छापेमारी करने पहुंची थी। क्या मामला है, जानना चाहते हैं? जुड़े रहिएगा, विस्तार से बताएंगे कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ है, आज क्यों पहुंची है ईडी। तीसरी खबर में आपको बाबा बागेश्वर की यात्रा के समापन यानी खत्म होने की तस्वीर दिखाएंगे। साथ ही 9 दिन कैसी रही यात्रा और आज कैसे खत्म हुई, सब कुछ दिखाएंगे। चौथी खबर में आपको भोपाल से आई एक दर्दनाक खबर बताएंगे। एक बस ने बाइक सवार को कई मीटर तक घसीटा। बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और हादसा जानते हैं कहां हुआ है? भोपाल के सबसे व्यस्त रहने वाली सड़क पर, ठीक डीबी मॉल के सामने की घटना है। मतलब बीच शहर की घटना है। जुड़े रहिएगा, तस्वीर देखेंगे, सिहर उठेंगे। पांचवी खबर में बात करेंगे खंडवा के मसाल जुलूस की। जुलूस में मसाल ऐसी जली कि 30 लोग जल गए। हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको भी तस्वीरें दिखाऊंगा। ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं मेरे संवाददाता। छठी खबर में बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी 2023 के नतीजे आ गए हैं। खूब बधाई हो छत्तीसगढ़ के नए अधिकारियों को, पूरे परिवार को बधाई हो। सीजीपीएससी टॉपर्स की कहानी विस्तार से दिखाएंगे। बदनाम सीजीपीएससी से नामी लोग निकले हैं, ये भी दिखाएंगे। 7वीं खबर में बात करेंगे अंबिकापुर के कलेक्टर की। धान खरीदी कैसी चल रही है, व्यवस्था कैसी है, ये जानने के लिए कलेक्टर साहब खुद किसान बनकर औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। अच्छी तस्वीर आई है, इसीलिए कह रहा हूं शाबाश कलेक्टर अंबिकापुर। 8वीं खबर में बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बदलते मौसम की करेंगे। स्वेटर निकाल लीजिए, बहुत ठंड पड़ रही है। आपका अपना चैनल है, बस इसीलिए आपकी फिक्र कर रहा हूं। कहां ठंड ज्यादा पड़ रही है ये भी दिखाऊंगा। और आखिर में समय रहा तो आपको एक रिसर्च भी दिखाऊंगा जो बहुप्रतीक्षित होता जा रहा है। लेकिन फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत कर लेता हूं। और पहली खबर, 4 दिन में 24 घंटे चलनी थी, 56 मिनट ही चल पाई है संसद। देख लीजिए, यहां माननीय बैठते हैं। ठीक नहीं कर रहे हैं सांसद जी आप लोग, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हंगामा करना है संसद के बाहर करिए। संसद के अंदर तक जाने के लिए आपको जनता के वोट की जरूरत पड़ती है और उसी जनता के मुद्दे आपको उठाने होते हैं। लेकिन आप काम कम और हंगामा ज्यादा करने लगते हैं। बस इसीलिए कह रहा हूं, ये ठीक नहीं। आपका, हमारा, आम जनता का ही पैसा बर्बाद हो रहा है। इसलिए लगातार ये खबर दिखा रहा हूं। चौथे दिन भी आपको सब कुछ दिखाऊंगा। 4 दिन में संसद का शीतकालीन सत्र सिर्फ 56 मिनट ही चल पाया है। और इन 56 मिनट में भी सिर्फ और सिर्फ हंगामा हुआ। देख लीजिए, 25 नवंबर को सत्र शुरू हुआ। पहले दिन सिर्फ 6 मिनट संसद की कार्यवाही चली। दूसरे दिन 27 नवंबर को भी संसद की कार्यवाही महज 16 मिनट ही चल सकी। तीसरे दिन संसद की कार्यवाही 14 मिनट ही चल पाई। और आज यानी 29 नवंबर को संसद की कार्यवाही 2 बार में 10-10 मिनट चली। यानी चौथे दिन भी संसद की कार्यवाही मात्र 20 मिनट में स्थगित करनी पड़ी। अब शुरुआत आज की तस्वीरों से कर लेते हैं, क्योंकि मैं हर तस्वीर विस्तार से दिखाता हूं। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन स्वास्थ्य और महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा होनी थी। लोकसभा की कार्यवाही ठीक 11 बजे शुरू की गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी पर बैठे, लेकिन विपक्ष के सांसद खड़े रहे। सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन साथ साथ हंगामा भी चलता रहा। चर्चा स्वास्थ्य के मुद्दे पर होनी थी, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बोलना शुरू किया। 11:02 पर जेपी नड्डा चर्चा के लिए खड़े हुए। 11:08 तक बोलते रहे, लेकिन संसद में क्या होता रहा? शोर होता रहा। और शोर इतना था कि कई अहम जानकारी देश की जनता तक पहुंच ही नहीं पाई। हंगामे के शोर में आज भी संसद के बड़े मुद्दे दबा दिए गए। फिर क्या था? लोकसभा स्पीकर सांसदों को समझाते रहे और लगातार चौथे दिन 11:10 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। देख लीजिए, 10 मिनट चले सदन का क्या नजारा था। देखिए। माननीय अध्यक्ष जी,
तक के लिए स्थगित की जाती है। इतने हंगामे के बाद 11 बजे शुरू हुई कार्यवाही 10 मिनट बाद ही स्थगित कर दी गई। इसके बाद ठीक 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू की गई। कुर्सी पर पीठासीन दिलीप सैकिया आकर बैठे, लेकिन विपक्ष के सांसद खड़े थे। हंगामा होने लगा, विपक्ष नारेबाजी करने लगा। मोदी अडानी एक हैं के नारे से संसद गूंज उठी। यही नारा गूंजने लगा पूरे संसद में। हंगामा इतना बड़ा कि विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते हुए बेल तक पहुंच गए। पीठासीन हंगामा कर रहे सांसदों को उनका कर्तव्य, उनका दायित्व लगातार याद दिलाते रहे, लेकिन सांसद मानने को तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था यही हमारा धर्म है, यही कर्तव्य है। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार यानी 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। देख लीजिए इस रिपोर्ट को भी। माननीय सभापति जी, ऐसे सदन नहीं चलेगा, ऐसे सदन नहीं चलेगा। आपके कारण सदन नहीं चलना देश देख रहा है, ऐसा नहीं होता है। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 2 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और इस घोषणा के साथ ही सदन की कार्यवाही एक बार फिर 2 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको एक आंकड़ा बता देता हूं, देख लीजिए स्क्रीन में, देखिए सारे शब्दों को ध्यान से पढ़िए। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, इसलिए सदन की कार्यवाही 25 नवंबर के बाद सीधे 27 नवंबर को हुई। फिर 27, 28, 29 नवंबर को भी ठीक से संसद नहीं चल पाई। 4 दिन में सिर्फ 56 मिनट की कार्यवाही चली है, 56 मिनट की, यानी 1 घंटे भी कार्यवाही ठीक से नहीं चल पाई। जबकि हर दिन 6 घंटे यानी 360 मिनट सदन की कार्यवाही रोजाना चलनी होती है। मतलब 4 दिन में 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट सदन चलनी थी, लेकिन चली कितनी? सिर्फ 56 मिनट। और ये इतने विस्तार से मिनट टू मिनट आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सदन के 1 मिनट की कार्रवाई पर आम जनता के 2.5 लाख से ज्यादा खर्च होते हैं। कार्रवाई सदन की चलती है और आम जनता का 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। कैसे, समझना चाहते हैं? मतलब 4 दिन में 1440 मिनट में सिर्फ 56 मिनट चली संसद और बाकी 1384 मिनट कार्यवाही स्थगित कर दी गई। यानी आम लोगों के 34 करोड़ 60 लाख रुपए बर्बाद हो गए सिर्फ 4 दिन में। अब 34 करोड़ जनता के बर्बाद हुए हैं तो विस्तार न्यूज ने जनता से ही बात की। जनता क्या कह रही है इस पर, जो माननीय वहां हंगामा कर रहे हैं, सुन लीजिए। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेताओं को चुन के भेजते हैं। जब संसद नहीं चल रही तो हम सांसदों के भत्ता पे सैलरी सब सारी सुविधाएं उनकी बंद करी जाए। हंगामा करते रहते सदन में। सदन को चलने देकर आए, सदन चलेगा, बातचीत होगी तो काम भी आएंगे। बहुत नुकसान है देश के लिए, बहुत नुकसान। लाइव दिखता, पूरे देश का नाम चलता है वर्ल्ड में, यह शोभाजनक नहीं है। ये सरकार की कमजोरी है कि उसको कंट्रोल, ये बार बार स्थगित हो रही है तो उससे देश को तो नुकसान हो रहा है। तो इससे जनता बहुत परेशान है। अभी सीधे मुद्दे की बात यही है कि अगर आपके 34 करोड़ 60 लाख बर्बाद होंगे तो आपका अपना चैनल ऐसे ही विस्तार से दिखाता रहेगा और सदन में हंगामा हो रहा है, सड़क पर पहुंचेगा, लोगों से पूछेगा आपकी राय क्या है, क्या आपके चुने हुए सांसद ठीक कर रहे हैं। यही हमने किया, इसलिए सब कुछ विस्तार से दिखा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली कौन सी खबर है ये दिखाते हैं। देख लीजिए अगली खबर क्या है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर ईडी का शिकंजा। राज कुंद्रा ये हैं, शिल्पा शेट्टी को पहचान की जरूरत नहीं है और ईडी आप देख ही रहे हैं क्या हुआ है इस बार। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर सुर्खियों में है, चर्चा में है। मामला वही पुराना है, पोर्नोग्राफी वाला, लेकिन ईडी की रेड नए सिरे से हुई है। इसलिए आज खबर पर विस्तार से बात करूंगा। पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ था, आज क्या हुआ है, सब कुछ आपको बता देता हूं। गुरुवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने राज कुंद्रा से जुड़े 15 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें एक ठिकाना शिल्पा शेट्टी का घर भी था, इसलिए इस खबर को विस्तार से बताना पड़ रहा है। ईडी ने मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर तक राज कुंद्रा से जुड़े कई लोगों के घर की तलाशी ली। राज कुंद्रा पर मुख्य आरोप क्या है? मुख्य आरोप यह है कि वो हॉट शॉट नाम ऐप के जरिए लोगों तक पॉर्न कंटेंट पहुंचाते हैं। इस ऐप के मालिक राज कुंद्रा ही हैं।
पहले ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। राज कुंद्रा पर आरोप क्या क्या है वो देखने के लिए अपनी टीवी स्क्रीन में लिखे शब्दों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, सब समझ जाएंगे। देख लीजिए। ईडी ने बहुत दिनों बाद इस मामले पर कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले जान लीजिए कि राज कुंद्रा पर आरोप क्या है। दरअसल जब जुलाई 2021 में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई थी तो उन पर मुख्य आरोप अश्लील कंटेंट बनाने और बेचने का था। इसके अलावा चार्जशीट में धोखाधड़ी की भी धारा लगाई गई थी। कुंद्रा पर आईटी की धारा 67 के तहत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अश्लील कंटेंट प्रसारित करने के आरोप भी लगे थे। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित अश्लील फिल्म बनाने और प्रसारित करने का आरोप भी था शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर। समझ गया? इतने बड़े केस में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के नाम का खुलासा कैसे हुआ वो भी आपको बता देता हूं। राज कुंद्रा इस पूरे मामले में कैसे फंसे थे ये भी जान लीजिए। फिर से अपनी स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए। दरअसल फरवरी 2021 में जब पुलिस ने मड आइलैंड पर छापा मारा तब पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि मड आइलैंड में पॉर्न फिल्म शूट की जा रही है। पुलिस ने छापा मारकर पोर्न रैकेट का भांडाफोड़ भी किया था। इस केस में टीवी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का भी नाम सामने आया था। गहना ने पुलिस को राज कुंद्रा की कंपनी विहान इंटरप्राइज में काम कर रहे उमेश कामत के बारे में बताया। इसके बाद जांच में पता चला कि उमेश सारे वीडियो शूट होने के बाद कहां भारत में वीडियो शूट होता था और फिर पूरा वीडियो कहां भेजा जाता था? लंदन में। लंदन जाता था ये वीडियो, यहां का पोर्नोग्राफी वाला वीडियो, जहां राज कुंद्रा का बहनोई सारे वीडियोस को ऐप पर अपलोड करता था। समझ गए आप पूरी कहानी? यहां फिल्म शूट हो रही है, यहां से फिल्म शूट होने के बाद कहां? लंदन जा रही है, जहां राज कुंद्रा के बहनोई ऐप पर अपलोड कर रहे हैं। उमेश के मोबाइल से पुलिस को हॉट शॉट ऐप, जिस पे लोड करते थे, का अकाउंट और हॉट शॉट टेकन डाउन नाम के 2 व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में पता चला। इन दोनों ग्रुप का एडमिन कौन था पता है आपको? शिल्पा शेट्टी का पति राज कुंद्रा ही था। इसके अलावा इस कंपनी और रैकेट में पैसे के लेन देन का पूरा काम राज कुंद्रा के अकाउंट से ही हुआ था। इस पूरी जानकारी के बाद पुलिस को कंफर्म हो गया कि पूरे मामले का मास्टरमाइंड शिल्पा शेट्टी का पति राज कुंद्रा ही है, जिसके बाद पुलिस ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया। जब राज कुंद्रा को पहली बार गिरफ्तार किया गया था तब वो 63 दिन तक जेल में रहे थे। तब क्या क्या हुआ था? 63 दिन तक जेल में रहे तब क्या हुआ था? उस समय क्या कार्रवाई हुई थी? उस समय क्यों दबोचा गया था? ये भी तो आप जानना चाहते हैं। तो चलिए एक बार फिर से स्क्रीन देख लीजिए। राज कुंद्रा को 19 जुलाई 2021 में पहली बार पोर्नोग्राफी केस में अरेस्ट किया गया था, यानी गिरफ्तार किया गया था। 20 जुलाई को सेशन कोर्ट ने कुंद्रा को 3 दिन की रिमांड पर भेजा, फिर 23 जुलाई को 4 दिन की रिमांड और दे दी। 27 जुलाई को कोर्ट ने राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेजा, जिसके बाद राज को आर्थर रोड जेल में रखा गया। 15 सितंबर 2021 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें राज कुंद्रा समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसके बाद 21 सितंबर को राज को जमानत मिली। कुल मिलाकर राज कुंद्रा 63 दिन तक जेल में रहे। ये पिछली बार की बात बता रहा हूं, 63 दिन तक। जेल से बाहर आने के बाद आप लोगों को याद होगा कि राज कुंद्रा कई दिनों तक केवल मास्क लगाकर ही बाहर निकलते थे, जिसको लेकर मीडिया में खबरें भी चलती थी। इसके बाद राज कुंद्रा ने अपनी जेल यात्रा पर फिल्म भी बनाई और उस फिल्म में लीड एक्टर का रोल खुद किया, मतलब हीरो खुद को बनाया। फिलहाल अब कई दिनों बाद ईडी ने दोबारा इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। आगे जो भी अपडेट होगा वो सब आपको बताता रहूंगा। लेकिन मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के घर में अगर ईडी कार्रवाई कर रही है तो आपको A to Z सब कुछ जानना चाहिए, इसलिए मैंने A to Z आपको सब कुछ बता दिया। आगे बढ़ना चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कौन सी है ये दिखाते हैं। बाबा बागेश्वर की यात्रा खत्म हुई तो भक्त रोने लगे, लोग बिलखने लगे, भावुक हो गए और बात करते करते बाबा बागेश्वर भी भावुक हो गए। बाबा बागेश्वर की यात्रा की 9 दिन की पदयात्रा का समापन हो गया है, यानी कि यात्रा खत्म हो गई है। 21 नवंबर से शुरू हुई बाबा बागेश्वर की यात्रा 29 नवंबर को 9 दिन बाद खत्म हो गई। बाबा की इस यात्रा में हर दिन अलग अलग रंग देखने को मिले। नेता से लेकर अभिनेता तक, साधु संत, हास्य कलाकार, भोजपुरी कलाकार, मंत्री, विधायक, सांसद, सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आम जनता तो 2 लाख के करीब पहुंच गई। 2 लाख लोग पहुंच गए थे। 2 लाख, सोचिए, मध्य प्रदेश के किसी शहर में 2 लाख लोग पहुंच रहे हैं। सड़क पर
जिसकी वजह से बाबा को खुद वीडियो पोस्ट कर अपील करना पड़ा कि बड़ी संख्या में ओरछा मत पहुंचिए। 28 नवंबर को 2 लाख की संख्या में पहुंच गए थे श्रद्धालु, 28 नवंबर को, और 29 को समापन। बाबा की अपील के बाद भी पदयात्रा के समापन पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। समापन की तस्वीर भी विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप 9 दिन बाबा की यात्रा कैसी रही इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। पूरे 9 दिन की यात्रा को 1 से 1.5 मिनट में समेटा है, देख लीजिए। भारत के हिंदुओं को एक करने के लिए पहले दिन का कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत बढ़िया रहा, पाँव में छाले पड़ गए। और बताओ, हम भरोसे के साथ कह सकते हैं इस देश के हिंदुओं को ऊर्जा देने भर की जरूरत है। हमें लग रहा है हिंदुत्व की उबाल हो रही है। संजू बाबा, तुम मेरे साथ ऊपर भी चले चलो, तो मैं चला जाऊंगा। मोबाइल हमें मिल गया है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। देश की बीमारी, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की बीमारी को मिटाने के लिए फिर से कार्य। अब आगे वृद्धि की तैयारी है। हिंदू हित की बात करेगा वो भारत में राज्य करेगा। सनातन हिंदू एकता यात्रा अभी यहाँ विराम हुई है। हम सब हिंदू। और इसी के साथ हम सब हिंदू भाई भाई के उद्घोष से शुरू हुई हिंदू एकता पदयात्रा आखिरी दिन हम सब हिंदू भाई भाई की हुंकार के साथ ही खत्म हो गई। यात्रा के आखिरी दिन बाबा बागेश्वर के गुरु श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य भी यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर राम भद्राचार्य ने भी हिंदू एकता को लेकर हुंकार भरी और सिर्फ हिंदू एकता को ही लेकर नहीं बोला, विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। और हाँ, प्रियंका गांधी पर भी सवाल उठाए हैं जगत गुरु, सुन लीजिए। प्रियंका गांधी बनी सांसद, लोकसभा में सांसद बनी और उसके सम्मान में गऊ काट दी गई, गऊ पर गोली मार दी गई। ठीक है बेटे, इसका बदला हम लेंगे। 9 दिन की तस्वीर, बाबा की यात्रा के कई रंग और समापन पर बड़े बड़े साधु संतों की हुंकार, ये सब आपको इसलिए दिखा और सुना पा रहा हूं क्योंकि 9 दिन हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू और सुबोध त्रिपाठी बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में साथ चल रहे थे। दुर्गेश ने समापन की एक इमोशनल तस्वीर भेजी। जब बाबा बागेश्वर श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे, यानी श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे थे, तो कई भक्त भावुक हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। ये सिर्फ एक पदयात्रा नहीं थी, 9 दिन तक कई जिले, कई राज्य, कई लोग तो नेपाल से भी आए थे। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए चलते रहे। यात्रा के समापन पर जब भक्तों के जाने का समय हुआ तो बाबा को सुनकर भक्त रो पड़े। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू की ये रिपोर्ट देख लीजिए, आप भी समझ जाएंगे कि लोग इस यात्रा से कितना जुड़ गए थे। देखिए। देख सकते हैं आंखों में आंसू हैं। बहुत खुश है आप भैया के ऊपर, ऐसे सामने दिखते रहे बस। यात्रा में पैदल चली आप? हाँ, यात्रा 9 दिन की यात्रा पैदल चली। भाव के आंसू है, हिंदू राष्ट्र बनने की खुशी के आंसू है। श्री बागेश्वर धाम जी के दर्शन हुए हैं, हमें महाराज जी से मिलना था। 9 दिन की यात्रा करी, आज हमारा विराम दिन हो रहा है। आज हम पिछड़ जाएंगे ऐसा लग रहा है। 9 दिन की हमारी यात्रा पूरी हो गई। सीधे मुद्दे की बात यही है कि बाबा बागेश्वर की 9 दिन की यात्रा खत्म हो गई है। 9 दिन विस्तार से खबर दिखाई, बाबा ने कह दिया है अगली यात्रा मथुरा से शुरू करेंगे। तो यकीन मानिए फिर से दिखाएंगे। बाबा बागेश्वर की यात्रा में अगर 2 लाख लोग पहुंचेंगे तो आपका अपना चैनल हर तस्वीर दिखाएगा। अगर आप भावुक होंगे तो आपके साथ आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज खड़ा रहेगा। अगर आपने 9 दिन पैदल यात्रा की है, अगर आप हजारों की संख्या में रात्रि विश्राम कर रहे हैं,
तो आपका अपना चैनल जरूर दिखाएगा कि आप कहां सो रहे हैं। अगर 50,000 लोगों का खाना एक साथ बनेगा तो विस्तार न्यूज विस्तार से दिखाएगा कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आपके प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन होगा जिसमें सिर्फ प्रदेश ही नहीं दूसरे राज्यों और दूसरे देशों से भी लोग आएंगे, मंत्री, विधायक, नेता, अभिनेता और 2 लाख लोग पहुंचेंगे, तो फिर कह रहा हूं आपका अपना चैनल है, जरूर दिखाएगा। सीधे मुद्दे की बात यही है कि बाबा ने अगली यात्रा का रूट भी बता दिया है। अगली यात्रा मथुरा से दिल्ली की करेंगे और हां, मथुरा की भी दिखाएंगे और इसी तरह दिखाएंगे, हर दिन दिखाएंगे, क्योंकि सिर्फ बाबा नहीं चल रहे हैं, बाबा के साथ 2 लाख इसी देश की जनता भी चल रही है। इसी देश की जनता भी चल रही है। कहां सो रहे हैं, कहां खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनका परिवार क्या सोच रहा है, यह भी दिखाना एक न्यूज चैनल का ही काम है। ये भी जरूर दिखाएंगे। और हां, हर दिन दुर्गेश साहू से पूछता था, आज अपडेट बता दीजिए, आज अपडेट बता दीजिए। आज यात्रा खत्म हो गई है इसलिए दुर्गेश के पास नहीं जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुर्गेश अभी भी मेरे साथ हैं और दुर्गेश मुझे बताएंगे कि आज दुर्गेश 9 दिन तक, एक दिन के लिए मैंने आपसे कहा था दुर्गेश कि एक दिन के लिए आप चले जाइए, दूसरे दिन वापस जबलपुर चले जाइएगा। मैंने आपको फंसा दिया और आप फंस गए, और तीसरे दिन मैंने कहा फंसे रहना चाहते हैं, तो आपने कहा हाँ फंसा रहना चाहता हूं। अब यात्रा खत्म हो गई है, घर जाना चाहते हैं तो लाइव देने के बाद तुरंत जबलपुर चले जाइएगा, थके हैं तो आज आराम करके कल चले जाइएगा, लेकिन सब कुछ विस्तार से बता दीजिए दुर्गेश। बिल्कुल, देखिए 9 दिनों का ये अनुभव बेहद अद्भुत रहा। अद्भुत इसलिए रहा क्योंकि जिस संकल्प को लेकर इस यात्रा की शुरुआत की गई थी, वो संकल्प मुझे साकार होता नजर आया। लोगों में वो प्रेम, वो उत्साह, वो जोश, वो उमंग, वो ऊर्जा मुझे नजर आई। जो ऊर्जा पहले दिन से मैंने लोगों के अंदर देखी थी, वही ऊर्जा मैंने आज जब 9वें दिन ओरछा धाम पहुंची, मेरे पीछे ठीक वो मंदिर आप देख रहे होंगे, जिस मंदिर में आकर इस यात्रा का आज विराम हुआ है। विराम शब्द इसलिए बार बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे इसमें और भी कई बड़ी यात्राएं चलेंगी। निश्चित तौर पर आपने जरूर कहा था कि एक दिन, लेकिन अब आज पूरे 9 दिन हो गए हैं, लेकिन अब आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने 9 दिन इतनी मेहनत की है, क्योंकि मेहनत के पीछे आपका मार्गदर्शन, हमारी आउटपुट इनपुट की टीम, मेरे साथी रविंद्र कैमरा पर्सन, जो लगातार हमने इतनी भीड़ के बावजूद भी हर वो तस्वीरें, हर वो रंग, हर वो दुख, दर्द, परेशानी को भी हमने लोगों के से निकाला। उनके इतने समर्पण भाव, उनके निस्वार्थ प्रेम को भी हमने जनता तक पहुंचाया, क्योंकि था लोगों के अंदर वो विश्वास था। एक अपनी लकवाग्रस्त महिला को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर एक व्यक्ति चल रहा था इस यात्रा में। एक 15 साल के विकलांग बेटे को लेकर अब एक मां चल रही थी, 8 साल की बच्ची इस यात्रा में चल रही थी, 80 साल की बुजुर्ग इस यात्रा में चल रही थी, एक अकेली महिला जो अपनी सरकारी नौकरी दांव पर लगाकर इस यात्रा में आ गई थी। अपना परिवार छोड़कर लोग यहाँ पर आ गए थे, 8-8, 10-10 दिन से नहीं मिल पाए। तो ये समर्पण ही कहना चाहिए कि एक व्यक्ति जो ओरछा धाम, बागेश्वर धाम से हुंकार भरता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, और उसकी एक अपील पर लाखों लोग जो है उनके पीछे चल पड़ते हैं। और मैं बस आपसे यही कहूंगा कि आपने 9 दिन तक करोड़ों दर्शकों तक यात्रा पहुंचाई है। कल मैं डेटा भी बताऊंगा, आंकड़ा भी बताऊंगा, लेकिन करोड़ों लोगों ने विस्तार न्यूज देखा है और आपकी नजरों से देखा है, आपने दिखाया है। मुझे गर्व है कि आप जैसा साथी है, जिसे मैं एक दिन के लिए कोई असाइनमेंट में भेजता हूं तो वो 9 दिन तक पूरी शिद्दत से मेहनत करके एक एक तस्वीर को रात दिन अपने कैमरे में कैद करता है और जनता को ही भगवान मानता है, जनता को ही पूरी तस्वीर दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसने भी संकल्प किया है कि अगर हमारे प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी किसी सड़क पर चलेगी तो उसका कवरेज इसी तरह विस्तार से दिखाएंगे। आपको और आपके कैमरा पर्सन को विस्तार न्यूज की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल घर निकल जाइएगा और मुझे गरियाइएगा बिल्कुल नहीं, मुझे आपसे बहुत प्रेम है। बहुत धन्यवाद। चलिए, मुलाकात होगी, आपकी मुलाकात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है भाई? बेरहम ड्राइवर ने 2 लोगों की जान ले ली है। हादसा कैसा भी हो, भोपाल की कहानी बहुत दर्दनाक होता है। एहतियात बरतने के लिए आपको अक्सर ही रोड एक्सीडेंट की खबर दिखाता हूं। एक दिन तो सड़क हादसों पर विस्तार से बात की थी और बताया था कि पिछले 10 सालों 15 लाख से ज्यादा लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है। 15 लाख से ज्यादा लोगों ने 10 साल। बताया था ना, आपको सावधान किया था कि नहीं किया था? आपको हमेशा ही सावधान करता रहता हूं, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं है।
ऐसा ही कुछ हुआ है आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। पूरी खबर विस्तार से जान लीजिए, सब कुछ देखेंगे तो आपको बहुत दुख होगा। राजधानी भोपाल से आज सुबह एक बुरी और दुखद खबर आई। भोपाल के सबसे व्यस्ततम कहे जाने वाले डीबी मॉल के सामने रोड पर तेज रफ्तार बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जान चली गई। बाइक सवार युवकों को टक्कर मारने के बाद बस ड्राइवर ने भागने के चक्कर में, यह खबर इसलिए दिखा रहा हूं, एक्सीडेंट की खबर तो मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन यह कितना भयावह था कि ड्राइवर भागने के चक्कर में युवकों को कुचलने के बाद करीब 20 मीटर तक घसीटता रहा। मरने वाले दोनों युवक पासपोर्ट बनवाने के लिए भिंड से भोपाल आए थे। पुलिस ने मरने वाले युवकों की पहचान ओसामा खान और पुष्कर के रूप में की है। एक्सीडेंट वाली जगह पर हालात इतने भयावह थे कि आपको विजुअल ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखाना पड़ रहा है। तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि दिखाना भी मुश्किल है। एक्सीडेंट के बाद घसीटने की वजह से पूरी रोड पर खून और मांस के छोटे छोटे टुकड़े फैल गए थे। जहां एक्सीडेंट हुआ वहां से हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी की ग्राउंड रिपोर्ट आई है। पहले देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। तस्वीरें में बस की दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जो एक बाइक है जिसमें वो दोनों सवार थे, वो बैठे हुए थे, और एक कैसे बस में देखिए आधे तक ये बाइक पूरी फंस चुकी है। ये तस्वीरें देखिए आप। तो राजधानी भोपाल में ये एमपी नगर थाना क्षेत्र जो डीबी मॉल के जस्ट सामने वाली गली, यहाँ पर हुआ। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बस इस बाइक को ऐसे घसीटते करीब 200 से 300 मीटर तक आगे आ गई है और अभी इस क्रेन के माध्यम से बस को थाने पर ले जाया जा रहा है। मेरे सामने देख सकते हैं एम्बुलेंस उन शवों को लेकर जाती हुई नजर आ रही है। दो दोस्त थे जो पासपोर्ट ऑफिस जा रहे थे, बताया जा रहा है उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ। एक तेजी व लापरवाही पूर्वक एक बस आई और जिसने पीछे से इनको टक्कर मार दी। इनकी मौके पर डेथ हो गई है, 2 लोगों की। राजधानी भोपाल में भी कुछ दिन पहले भी हिट एंड रन का मामला सामने आया था, लेकिन सड़क हादसे के आंकड़े हमेशा ही डराते हैं। हर बार आपको सावधान करने के लिए आंकड़ा बताता हूं, एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आप जब इन आंकड़ों को देखेंगे तो थोड़ा सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे, डरेंगे। देख लीजिए इसके 10 साल में 15 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत सड़क हादसे में हो गई है। मौत का यह आंकड़ा किसी गंभीर बीमारी से मरने वालों की संख्या से भी ज्यादा है। मतलब समझ रहे हैं, बहुत गंभीर मामला है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2023 के बीच सड़क हादसों में लगभग 15,35,000 लोगों की मौत हुई है। 2004-2013 के बीच 12,10,000 लोगों की मौत हुई है। मतलब जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उतनी ही तेजी से सड़क हादसे भी बढ़ रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2023 के बीच सड़क हादसों में 45 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा ये, 45 लाख। 2004-2013 के बीच 50 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। ये तो वो आंकड़े हैं जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किए हैं। सड़क हादसे में जो जान गंवाते हैं, एक्सीडेंट एक खबर मात्र नहीं है। एक एक्सीडेंट से होने वाले नुकसान का अंदाजा शायद ही कोई लगा सके। एक एक्सीडेंट से केवल कोई जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि पूरा परिवार खत्म हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद परिवार की कहानी शायद ही कोई जान पाता हो, लेकिन एक्सीडेंट का दर्द जीवन भर परिवार के साथ चलता है। इसलिए संभल कर चलिए, सुरक्षित चलिए। हमारा काम है आपको सावधान करना। हम यूं ही आपको सावधान करते रहेंगे, अपील करते रहेंगे और इस तरह की तस्वीर इसलिए दिखाते रहेंगे ताकि आपको ये पता चले कि कोई अपना आपके घर में आपका इंतजार कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कौन सी है ये बताते हैं। ऐसा जुलूस मत निकालिए खंडवा में कि आग लग जाए। देख लीजिए 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। क्या है मतलब, क्यों इतना उत्साह दिखाना? मध्य प्रदेश के खंडवा में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मशाल जुलूस में मशाल जमीन पर गिर गई और आग लग गई। 30 लोग बुरी तरह घायल हो गए। हादसे का वीडियो डराने वाला है, इसलिए विस्तार से आपको दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। मशाल जुलूस में कैसे आग फैल रही है इस वीडियो में देख लीजिए। चंद सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो आपको थोड़ा विचलित कर सकता है। वीडियो को देखिए किस तरह से ये भयानक आग भड़की है
और आग भड़कने के बाद जुलूस में कैसे अफरा तफरी मच गई है। ये मसाल जुलूस क्यों निकाला जा रहा है, ये भी विस्तार से बता देता हूँ, देख लीजिए। खंडवा में आतंकवाद के खिलाफ एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में 26/11 आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। मसाल जुलूस का समापन खंडवा के घंटा घर पर हो रहा था, तभी कुछ मसाल जमीन पर गिर गई, जिसके बाद मसालों में भरे लकड़ी के बुरादे, कपूर और डीजल के इस्तेमाल की वजह से आग तेजी से भड़क गई, अचानक भड़क गई। आग इतनी तेज फैली कि अपने चपेट में 30 लोगों को ले गई। अफरा तफरी मच गई। 30 झुलसे लोगों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। विस्तार न्यूज पहुंचा है जिला चिकित्सालय, जहां पर मसाल हादसे से घायल हुए लोगों का हाल जानेंगे। 4-5 मसाले में ठंडी करी और एकदम तो धमाका उठा और भगदड़ ये थी, नौबत बन गई। चंद सेकंड के अंदर ये सारा काम। सभी लोग गंभीर हालत में नहीं है, सभी अच्छी स्थिति में है। आप देख सकते हैं कि ये मसाल जो अभी आप यहाँ पड़ी देख रहे हैं, तो सभी तो एकदम एक्टिव थे, जो तुरंत सब लोगों ने स्थिति को काबू कर लिया। ये तो कुछ बड़ा हो सकता है। ये घटना 28 नवंबर की रात की है। फिलहाल सभी घायल खतरे से बाहर हैं। घायलों में से कुछ लोगों ने इसे साजिश बताया है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि मसाल जुलूस के दौरान ड्रोन से शूटिंग की जा रही थी, जिसके चलते ये आग भड़क गई। लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि आग मसाल उल्टी होने के चलते ही लगी है। मामले को लेकर खंडवा एसपी क्या कह रहे हैं, जरूरी है सुनना, क्योंकि पुलिस जो कहती है वो तथ्यात्मक है। सुनिए। समापन स्थल पे घंटाघर के पास जब मसालों को लोग रख रहे थे, उस समय अचानक कुछ मसालों के उल्टा होने और वहाँ आपस में एक दूसरे से ज़्यादा संख्या होने से वहाँ पे जो वहाँ पे लौ है वो तेज़ी से निकली थी। इस अनुमति के जो शर्तें थी, उन शर्तों के अनुरूप आयोजकों द्वारा अगर कोई वायलेशन किया गया है तो उसको भी हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, और आज ही उसमें भी अगर आवश्यक हुआ तो हम लोग नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई भी लापरवाही और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर करेंगे। एसपी साहब कह रहे हैं दोषियों पर कार्रवाई होगी, और ताज़ा खबर यह है कि कार्रवाई हो भी गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, लेकिन इस तरह का जुलूस अब आयोजित किया जाता है तो इसमें बड़ी लापरवाही आयोजकों की भी होती है। जब मसाल जुलूस खत्म हो रहा था तो उसमें सावधानी क्यों नहीं बरती गई। साथ ही उन लोगों से भी कहूँगा जो इस तरह के जुलूस में जाते हैं, मसाल जुलूस निकालिए, लेकिन जब जुलूस खत्म हो तो पलट मत दीजिए। भीड़ के दबाव में नियमों की अनदेखी मत करिए, ऐसे ही खतरनाक हो सकता है। इस खबर के जरिए आपको सावधान करना चाहता हूं ताकि फिर कहीं इस तरह की घटना ना हो। बस इसीलिए ये खबर आपको सीधे मुद्दे की बात में दिखा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात कर लेते हैं। अगली खबर कौन सी है देख लीजिए। बदनाम सीजीपीएससी का नाम हो रहा है। बदनाम क्यों कह रहा हूं, चुनावी मुद्दा था सीजीपीएससी, और जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है कोई न कोई बदनामी सीजीपीएससी के सर माथे लगी जाती है। इसलिए कह रहा हूं बदनाम सीजीपीएससी का नाम हो रहा है। किन की वजह से? जितने लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, सब में विस्तार न्यूज की आईडी दिख रही है, इस वजह से। मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया है, पापा मैंने सीजीपीएससी परीक्षा पास कर ली। जब अभ्यर्थियों ने घर वालों को यह बताया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी चयनित छात्रों को बहुत बहुत बधाई हो, अब आप लोग अधिकारी बन गए। सीजीपीएससी 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सब आपको बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। सीजीपीएससी ने अलग अलग 17 सेवाओं के लिए कुल 242 पदों पर भर्ती निकाली थी। इस परीक्षा में 90,000 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें कुल 3,597 छात्र मुख्य परीक्षा में शामिल हुए, और फिर इनमें से 703 छात्रों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया था। फिर मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के नंबर को जोड़कर इन अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट जारी किया गया। नतीजे घोषित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों ने जमकर जश्न मनाया। इस परीक्षा में किन छात्रों को टॉप 10 में जगह मिली है, ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए, कुछ स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। सीजीपीएससी परीक्षा में बालादौबाजार जिले के रहने वाले रविशंकर वर्मा ने 803.5 अंकों के साथ टॉप किया है।
दूसरे स्थान पर मृणमयी शुक्ला रही, जबकि आस्था शर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं किरण राजपूत ने इस परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया है। नंदिनी ने 5वें स्थान पर जगह बनाई है, तो सोनल यादव को CGPSC परीक्षा में 6वां स्थान मिला है और पेंड्रा के रहने वाले दिव्यांश सिंह चौहान ने 7वां स्थान हासिल किया है। CGPSC परीक्षा में शशांक कुमार ने 8वां और पुनीत राम ने 9वां स्थान हासिल किया है और 10वें स्थान पर उत्तम कुमार ने जगह बनाई। इस रिजल्ट में टॉप 5 में कुल 4 लड़कियां शामिल हैं। टॉप 10 में जगह बनाने वाले छात्र क्या कह रहे हैं, ये भी तो सुनाना जरूरी है। यही तो अधिकारी बने, इनको सुनना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सुनिए। मैंने शुरू से सोचा था कि भाई जब बनना डीसी है तो कभी भी टाइम को मैंने ये एक फाउंडेशन नहीं बनाया कि जॉब में हूँ तो नहीं हो पाएगा। बिना फैमिली के सपोर्ट के ये सब संभव नहीं होता। एक बार एक पोस्ट में आने के बाद यदि जॉब सेटिस्फैक्शन आ जाए तो फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबके खिलाफ जाके भी जब बोलते थे कि बेटी को पढ़ाना इतना, तो भी मेरे परिवार ने मेरे लिए इतना किया है। मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो महिलाएं हैं वो भी कर सकती हैं, तो इसीलिए सर मैंने ठाना कि मैं करूँगी। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत पुराना डायलॉग है, लेकिन पढ़ना पड़ रहा है। CGPSC परीक्षा में टॉप करने वाले रविशंकर वर्मा की बात करें तो इन्होंने गांव की मिट्टी से उठकर सफलता के शिखर पर अपनी जगह बनाई है। बालौदा बाजार के कोसमंदी गांव के रहने वाले रविशंकर वर्मा एक साधारण किसान परिवार से आते हैं और इनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से हुई। गांव में सुविधाओं के अभाव और सीमित संसाधनों के बावजूद भी इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। 5 साल तक दिन रात मेहनत के बाद अपने 5वें प्रयास में इन्होंने CGPSC परीक्षा में टॉप किया है। इस मौके पर क्या कह रहे हैं रविशंकर वर्मा और उनके घर वाले, सुन लीजिए। 5वें अटेम्प्ट में सफलता मिली है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फैमिली का सपोर्ट फाइनेंशियली और मोरल रूप से, दोनों रूप से मुझे हमेशा मिलता रहा। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं, इसमें लगे रहेंगे। बहुत खुशी का माहौल है कि आप बता नहीं सकते कितना खुश हैं। बहुत खुश है, रात में नींद नहीं आई। इस खुशी का आलम को तो व्यक्त ही नहीं किया जा सकता कि ये हमारी परिवार कुल वंश के लिए भी गौरव की बात है, क्षेत्र के लिए भी गौरव की बात है। अपना नाम तो रोशन किया, गांव का भी नाम रोशन किया, समाज का भी रोशन किया। घर वाले बहुत खुश हैं, उनके घर का लड़का अधिकारी बन गया है, होना भी चाहिए। निश्चित तौर पर जो कह रहे हैं ना लोग कि ये गांव के लिए भी बहुत फख्र की बात है। CGPSC परीक्षा 2023 में चयनित हुए लोगों को सीएम विष्णुदेव साय ने बधाई दी है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि CGPSC द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2023 के सफल अभ्यर्थियों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ ही वित्त मंत्री OP चौधरी ने भी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं और एग्जाम में गड़बड़ियों और पारदर्शिता को लेकर जवाब दिया है। CGPSC परीक्षा को लेकर क्या कह रहे हैं वित्त मंत्री OP चौधरी और एक्सपर्ट, सुन लीजिए। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सुशासन के लिए काम कर रही है और छत्तीसगढ़ की PSC जो एक संवैधानिक संस्था है वह उसमें भी काफ़ी सुधार लाने का प्रयास हर दृष्टिकोण से किया गया है। फेयर रूप से पोस्टिंग हुई है और पूरी कोशिश PSC की भी है कि चीज़ें बेहतर तरीके से, पारदर्शी तरीके से, ईमानदार तरीके से हुई हैं और जिन्होंने पहले गलत किया था उनके खिलाफ CBI जांच करके आज जो कटघरे के पीछे हैं, जैसा कि सरकार बनने से पहले हमारी पार्टी ने वादा किया। इस बार मैं दावे से कह सकता हूं कि अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से पेपर चेक करने की जो बात की जाती थी मेंस को लेकर, इस बार कही गई है। दूसरी बड़ी बात, इस बार इन डेप्थ नॉलेज, प्रॉपर मेंटरशिप और राइट डायरेक्शन के साथ ही जिन बच्चों ने चलने की कोशिश की है वही डिजर्विंग कैंडिडेट जो है इस बार आपको मैजिकल रैंक में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वन लाइनर या शॉर्टकट में पढ़ने की जो आदत थी उन बच्चों को सीधे सीधे PSC ने रिजेक्ट कर दिया है। साल 2021 में हुए CGPSC का परिणाम विवादों में रहा था, जिसके बाद बीजेपी ने वादा किया था कि राज्य में सरकार बनने पर CGPSC परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। CGPSC ऑफिस एंड टॉपर, ये देखिए आप।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद पहली बार सीजीपीएससी ने राज्य सेवा 2023 के नतीजे घोषित किए हैं। सीजीपीएससी की परीक्षा में पास हुए छात्रों की मेहनत रंग लाई है। इन लोगों के सपने अब साकार हो गए हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। एक बार फिर से सभी चयनित लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये थी छत्तीसगढ़ में होनहार युवाओं की कहानी, जिन्होंने एक सफलता हासिल की है और अपने सपनों का मुकाम पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है वो बता देते हैं। शाबाश अंबिकापुर कलेक्टर साहब। ये जो पगड़ी दिखाई दे रही है ना आपको, इसी पगड़ी में से एक पगड़ी कलेक्टर साहब की है। ये देखिए, ये हैं कलेक्टर साहब, ये हैं कलेक्टर साहब। ये पगड़ी बांध के कहाँ पहुंचे? ये पहुंचे हैं धान खरीदी केंद्र, क्योंकि बहुत गड़बड़ झाला होता है। एसी कमरे में कुर्सी पर बैठकर जमीनी समस्या का ठीक ठाक पता चलता है। क्या पता चलता है? क्या पता है? ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सरगुजा के कलेक्टर खुद पगड़ी बांधकर किसान बनकर समस्या जानने जमीन पर उतर गए। किसानों की समस्या क्या है? धान खरीदी। धान खरीदी है कि नहीं? धान खरीदी ठीक ठाक चल रही है या नहीं, ये सब जानने कलेक्टर साहब अलग ड्रेस में पहुंच गए। अच्छी तस्वीर है, इसलिए आपको दिखा रहा हूं। खबर सरगुजा जिले की है। तस्वीर देखिए, स्वेटर, लोवर और चप्पल पहने ये कोई किसान नहीं है, ये सरगुजा जिले के कलेक्टर विलास राव भोसकर है। विलास भोसकर ने माथे पर पगड़ी बांधी और किसानों के बीच जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर पेटला धान खरीदी केंद्र पहुंच गए। 2 घंटे तक सब कुछ बारीकी से देखते रहे। धान बेचने में क्या क्या समस्या होती है, सब कुछ करीब से जाना। धान खरीदी केंद्र पर सारा हाल जानने के बाद कलेक्टर साहब उस बैंक में भी पहुंचे थे जहां किसानों को धान बेचने के बाद पैसा मिलता है। कलेक्टर साहब इस दौरान किसानों के साथ लाइन में खड़े रहे। कलेक्टर साहब ने किसानों का हाल किसानों के तरीके से ही जानने की कोशिश की, इसीलिए तो पगड़ी पहनकर गए थे। धान खरीदी केंद्र पर किसानों की समस्या को जानने के बाद कलेक्टर ने कर्मचारियों को विशेष निर्देश दिया। साफ साफ कह दिया कि किसानों को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर के दौरे के बाद धान खरीदी केंद्र का क्या हाल है, सब कुछ जानने हमारे संवाददाता दिलीप जायसवाल पहुंचे थे। सब कुछ इस रिपोर्ट में देख लीजिए, समझ जाएंगे। सरगुजा कलेक्टर विलास राव भोसकर कल पहुंचे थे सरगुजा जिले के पेटला धान खरीदी केंद्र में। आया था, देख लीजिए, वही धान खरीदी केंद्र है। वो हम लोग को लास्ट पता चला कि कलेक्टर साहब आए हैं, कि वो निरीक्षण किए, टोकन कटवाए, धान तौलाई किए, कंप्यूटर में एंट्री भी करवाए। हमको तो पता नहीं चला, आज आने के बाद पता चला कि आए थे कलेक्टर साहब। ऐसे मतलब ठीक ठाक है सर, तकलीफ तो नहीं हुआ है सर। बढ़िया व्यवस्था है यहाँ, तो सब व्यवस्था है। वो समझाए कि किसानों का कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। किसानों का धान 1 नंबर का खरीदी हो, व्यापारियों को घुसने मत देना। हाँ, संतुष्ट है व्यवस्था से। वही आके निगरानी की, अच्छा बात है उनका, कोई दिक्कत नहीं है उससे हम लोग को। किसानों को सहूलियत हो रही है। कलेक्टर साहब के दौरे के बाद बदलाव देखा जा रहा है। लेबर का पैसा जहां पहले किसानों से लिया जाता था, वो अब केंद्र वाले ही चुका रहे हैं। कमाल है कलेक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया है। फाइल और टेबल कुर्सी को छोड़कर जिस तरीके से आपने किसानों की समस्या को जाना है, ये तमाम आला अधिकारियों के लिए बड़ी सीख है। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से शुरू हुआ धान खरीदी अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलना है। ऐसे में अगर कलेक्टर साहब ऐसे ही औचक निरीक्षण कर निकल गए तो किसानों को मदद मिल जाएगी। किसानों को मदद मिल जाएगी। और पता है आपको, धान की कालाबाजारी बहुत होती है। दूसरे राज्यों से खूब धान छत्तीसगढ़ आता है। इसलिए कलेक्टर साहब का ये प्रयास उस कालाबाजारी पर भी रोक लगाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वालों, स्वेटर निकाल लीजिए। मैंने तो निकाल लिया है, मतलब इस जैकेट के अलावा भी स्वेटर पहन रहा हूं, जैकेट पहन रहा हूं। आप भी निकाल लीजिए। क्यों? ठंड लगने लगी। पहले रात को घंटों तक बाहर खड़े होकर ऑफिस से निकलते हुए बात कर लेता था, लेकिन कुछ दिन से बाहर निकलने पर ठंडी लगने लगी है। घर में कह दिया है भाई स्वेटर निकाल दो, इसलिए सोचा आप लोगों को भी आज विस्तार से ठंडी के आंकड़ों के साथ बता दूं कि स्वेटर निकाल लीजिए। ठंड ने
दस्तक देती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तापमान में गिरावट हो रही है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। चलिए, मध्य प्रदेश के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है भाई साहब। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में ठंड का डबल अटैक जारी है गुरु, जहां कड़कड़ाती ठंड के साथ कोहरा भी देखने को मिल रहा है। पिछले 10 दिनों में मध्य प्रदेश में ठंड काफी ज्यादा बढ़ी है और कुल 13 जिलों में तापमान 10 डिग्री के नीचे तक चला गया है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 25 जिलों का पारा 3.1 डिग्री तक गिरा है। मध्य प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जहां सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है? देखिए स्क्रीन देखिए, सब कुछ समझ आएंगे। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान मंडला में दर्ज किया गया है, जहां 6.8 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान रहा। कुड़कुड़ाने वाली ठंड, मतलब सबसे ज्यादा ठंड मंडला में पड़ रही है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ठंडा जिला उमरिया रहा। ठंडा मतलब सुस्त नहीं, ठंडी वाला ठंड, जहां का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राजगढ़ और छतरपुर जिले के नौगांव में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोचिए, 8 डिग्री में यात्रा चल रही थी। छतरपुर की बात कर रहा हूँ, बागेश्वर वाले बाबा की। जबकि राजधानी भोपाल में पारा 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और जबलपुर में 8.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। ठंड को लेकर क्या कह रहे हैं मौसम वैज्ञानिक और मध्य प्रदेश के लोग, सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए। ठंडी हो रही है ज़्यादा, इसलिए सब करना पड़ता है। ये मौसम ठंडा है सर, हवाएं चल रही हैं। सुबह से ही अंदर से स्वेट नहीं पहने हुए हैं, ऊपर से जैकेट पहने हैं। भाई ठंडी ज़्यादा है, गाड़ी पे चलते हैं। ठंडी इस कदर बढ़ रही है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। आज से मौसम ने अचानक से करवट ली है, तो आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। अचानक से ठंड बढ़ी है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है बढ़िया। धूप से बहुत ज्यादा धूप से लग रही थी, लेकिन आज की धूप थोड़ी सी मतलब मीठी मीठी सी, मतलब अच्छा लग रहा है धूप। जो सेंट्रल पार्ट है मध्य प्रदेश का, उसमें टेम्परेचर थोड़े से राइज होने के चांसेस बन रहे हैं अभी, उसके बाद टेम्परेचर गिरेंगे फिर। मध्य प्रदेश की बात हो गई, अब बारी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ठंडी अंबिकापुर में पड़ रही है। मैन पार्ट है ना गुरु, जंगल है वहां। और पिछले 37 सालों में अंबिकापुर में इस साल सबसे ज्यादा ठंड है। यहाँ 12 दिनों में तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है और आने वाले दिनों में यहाँ बर्फ जमने की संभावना भी है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले देख लिया आपने, मैन पार्ट का तापमान भी 4.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके साथ ही बस्तर में भी ठंड के बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के 5 सबसे ज्यादा ठंडी जगहों के बारे में भी आपको दिखा देता हूं, समझा देता हूं, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा ठंड सरगुजा संभाग में पड़ रही है। यहाँ आज का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे ज्यादा ठंड जिला बलरामपुर रामानुजगंज रहा है, जहां 7.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं सूरजपुर में 9.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। साथ ही गौरेला पिंडरा मरवाही में भी 9.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जबकि बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में 11.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस साल की ठंड को लेकर क्या कह रहे हैं यहाँ के मौसम वैज्ञानिक और अंबिकापुर के महापौर, ये भी सुनना चाहिए। अब सुनिए। अंबिकापुर का जो न्यूनतम तापमान है लगातार 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे बना हुआ है और ये स्थिति आई है सन 1970 के बाद पहली बार। जो शुष्क हवाएं होती हैं और ठंडी हवाएं होती हैं, उनका प्रभाव लगातार हमको यहाँ देखने को मिला और लगातार तापमान में गिरावट दर्ज होती चली गई। हमने कमिश्नर को और संबंधित विभाग को भी निर्देशित किया है कि चौक चौराहों पे और जहाँ पे भी रात में लोग रुकते हैं वहाँ पे अलाव की व्यवस्था की जाए। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। इस साल की ठंडी को लेकर लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। लोगों ने गर्म कपड़े और रजाई कंबल को बाहर निकाल लिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ठंड का आगे भी आपको अपडेट बताता रहूंगा। अब देखिए ना, ठंड का असर सीधे मुद्दे की बात पर भी पड़ रहा है। सीधे मुद्दे की बात का एक सहयोगी अमर सिंह स्वेटर लेने छुट्टी लेकर भोपाल से दिल्ली जा रहा है। वाह रे ठंड, ऐसी ठंड नहीं पड़ना चाहिए कि मेरा प्रोड्यूसर ही छुट्टी ले ले और कहे कि स्वेटर लेने के लिए मुझे छुट्टी दे दीजिए। मैंने कहा भी कि खरीद लो, तो कहे बहुत ज्यादा कपड़ा खरीदना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आर्थिक नुकसान क्यों झेलें आप, चले जाइए। तो ठंडी का असर सीधे मुद्दे की बात में भी पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है,
अगली खबर है, शादी के बाद महिलाएं नौकरी क्यों छोड़ देती हैं? बताइए, शादी के बाद महिलाएं नौकरी क्यों छोड़ देती हैं? मेरी पत्नी तो कर रही है। शादी और नौकरी का रिश्ता बहुत पुराना है। लड़के की शादी नौकरी के बिना होती नहीं और लड़कियों की नौकरी शादी के बाद छूट जाती है। ये कहानी आप अपने आसपास देखते ही होंगे, क्योंकि देश में महिलाओं की जॉब पर हमसे ज्यादा तलवार लटकती रहती है। इसी पर वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इसी पर आज विस्तार से बात करेंगे। चलिए, बेरोजगार युवाओं को नौकरी के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करता है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिल जाए तब तक लगे रहते हैं। युवाओं की उम्मीद होती है कि सरकारी नहीं तो कम से कम ठीक ठाक सैलरी में प्राइवेट नौकरी ही लग जाए, लेकिन परेशानी तो इसके बाद भी शुरू होती है भाई। अगर लड़के की सरकारी नौकरी लगी है तो लड़का शादी से पहले अपने ससुराल पक्ष के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है, लेकिन जब लड़की नौकरी वाली हो तो लड़की शादी से पहले डरी होती है, कहीं शादी के लिए नौकरी छोड़ने के लिए ना कह दिया जाए। इस परेशानी से देश में बहुत सारी लड़कियों को गुजरना पड़ता है, पर मैं कहता हूं किसी लड़की को शादी के बाद नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप नौकरी के साथ परिवार चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं दावा करता हूं, क्योंकि मैं नौकरी करता हूं, मेरी पत्नी भी नौकरी करती है। थोड़ा बहुत नोक-झोंक होती है, पति पत्नी में लड़ाई ना हो गुरु तो भी मजा नहीं आता, याद रखिएगा। और पति पत्नी कोई ये बता दे कि नहीं हम तो बहुत मधुर संबंध के तहत रह रहे हैं, तो ये समझिएगा बहुत बुरा झूठ बोल रहे हैं, बहुत बड़ा झूठ है। देखिए, पीसीआर में बैठे लोग, कैमरा चलाने वाले लोग सब हंसने लगे, ये सब लड़ते हैं। मीडिया ऐसी फील्ड है, इसलिए चलिए अब आपको रिपोर्ट भी बता देता हूं। देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, नई रिपोर्ट 2024 में भारत में शादीशुदा महिलाओं की रोजगार दर 12% घट गई है। शादी के बाद 3 में से 1 लड़की नौकरी छोड़ देती है, लेकिन पुरुषों के मामलों में रोजगार दर बढ़ गया है। शादी के बाद नौकरी करने वाले युवाओं की रोजगार दर 13% बढ़ी है। आंकड़ा 2023 में महिलाओं की रोजगार दर 32% थी, जो 2024 में 12% घटकर 20% हो गई, और पुरुषों की रोजगार दर 2023 में 77% थी, अब 2024 में 90% हो गया है। भाई साहब, 90%। मतलब शादी के बाद पुरुषों को नौकरी करने की जिम्मेदारी बढ़ रही है और महिलाओं को नौकरी छोड़ना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट हमारे समाज की आंखें खोलने वाली है। हमें महिलाओं को घर में जिम्मेदारियों से बांध कर नहीं रखना है। अगर नौकरी करना चाहती हैं तो सम्मान से उनको नौकरी करने देना चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर संभाल लीजिए। संभलते नहीं हैं, अलग बहुत बदमाश होते हैं बच्चे, माँ ही संभाल पाती है। पर फिर भी कोशिश कीजिए और महिलाओं को नौकरी छोड़ने से बचाइए। टाइम हो गया है 8:51 और अब जाने का समय हो गया है, लेकिन आपको एक नंबर जरूर दिखाऊंगा और नंबर है 8282824982। इस नंबर पर आप अपनी समस्या भेजिए। हम इसी तरह से सीधे मुद्दे की बात में आपकी खबरें दिखाते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए सीधे मुद्दे की बात यही है कि आपकी समस्या यानी आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज़ की समस्या